नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गोपाल, रामा, आदिश, शिवम, ब्यूटी, विजेंद्र, बबीता, बसुवर्मा, देव शर्मा, देव सिंह, विक्की, कुमार, रेहान, संटू, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, संगीता, शालू, पंकज, नीरज, अंगद, सुबोध, युवराज, चना, मुनफेद खान, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? जल्दी से बताएंगे और एक बार आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैं आपको पढ़ा रही थी इलेक्शन कमीशन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इलेक्शन कमीशन यानी कि आपका जो आयोग है, इसके कार्य एवं शक्तियां क्या होता है। आपके आयोग एवं आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कल मैंने इसमें आपको अपॉइंटमेंट बताया था, इनको हटाने की प्रक्रिया बताई थी, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है और साथ साथ ये बताया था कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा और आपका निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है, किस आर्टिकल में है। ये सारी बातें बताते हुए मैंने आपको बोला था कि कल हम इसके कार्य एवं शक्तियां देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोकपाल एवं लोकायुक्त पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूपीएससी और फिर योजना आयोग, नीति आयोग और देन हम पढ़ेंगे आपकी लोकल गवर्नमेंट्स। फिर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इस तरीके से आपका सिलेबस आपका, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैग। तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बचेंगी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उनको करते हुए हम यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या आपके टॉपिक बचे हैं ये मैंने आपको क्लास में बता दिया है। ठीक है, अब देखिएगा ज्योति कुमारी जी, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आयोग के कार्य एवं शक्तियां, तो जरा ध्यान से देखना। एक बच्चे ने कल मैसेज किया है कि मैम क्या लिखना होता है पता ही नहीं चलता, जबकि मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। और अब से मैं क्या करूंगी कि आपको जो भी स्लाइड लिखनी है या जो मैं हाथ से लिखूंगी, अगर वो लिखना है तो मैं उस पर स्टार बना दिया करूंगी और आप समझ जाना कि ये वाली स्लाइड से मुझे नोट्स बनाने हैं या बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैं आपकी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और अच्छे से ध्यान से पढ़ना। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पे आयोग के कार्य एवं शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन, आयोग के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति तथा एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का है। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। द कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन। क्या मैम ये वाली स्लाइड हमें लिखनी है? जी हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन का संचालन करना यानी कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराना किसका काम है? तो इलेक्शंस को कंडक्ट कराना निर्वाचन आयोग का काम है। किस किस के कराता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में आपके जैसे लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। और ये इलेक्शन कराने के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि चुनाव स्वतंत्र इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। करप्शन की कोई संभावनाएं इलेक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये स्लाइड आपको नोट करनी है। इस तरीके का स्टार लगा हुआ मिलेगा आपको जो भी स्लाइड्स आपको यहां पर दी जाएगी। ठीक है, तुषार ये कल मैं लिखकर बता चुकी हूं, अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो ये आपकी गलती है। कल मैंने बताया था निर्वाचन का संचालन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। आगे देखिएगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आप इस स्लाइड को नोट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे। फिर अगला काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। क्या ये स्लाइड हमें नोट करनी है? जी हाँ, ये स्लाइड भी आपको नोट करनी है क्योंकि इसमें अब मैं जो लिखने जा रही हूं वो ध्यान से सुनेंगे। मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट। ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा और विधानसभा, बताइए इलेक्शन कैसे होते हैं इनके? लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? लोकसभा और विधानसभा के
निर्वाचन से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूची तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया मैम, डायरेक्ट होते हैं। प्रिंस कह रहे हैं, देवेंद्र, नियाशा, धर्मेंद्र, फरहीन, विकी, बुशिका, वेरी गुड। कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि मैं और आप और हम जैसे जो भी लोग भारत के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, वो सब क्या करेंगे? वो सब यहां पे मतदान करेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। देखो प्यारे बच्चों, एक लिस्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके की एक लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम मेंशन किया जाता है जब आप 18 वर्ष को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिन लोगों का नाम इस सूची के अंदर होता है केवल वही वोट कर पाते हैं, क्योंकि जिनका नाम इस सूची में होगा, इस लिस्ट में होगा, उनको एक वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा और वो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं, तभी आप योग्य हो पाते हैं निर्वाचन देने के लिए, वोटिंग देने के लिए। अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है और आप 18 वर्ष हैं या 18 वर्ष से ज्यादा हैं, तब भी आप वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से पहले, क्यों? क्योंकि कौन कौन लोग अभी 18 साल के हो चुके हैं, 18 साल के होने वाले, उसके लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है और जो 18 के हो जाते हैं उनको उस लिस्ट में मेंशन कर दिया जाता है, और जब इनके इलेक्शन होते हैं तो वो लोग भी इसमें जाकर वोट दे सकते हैं। तो ये वोटर लिस्ट तैयार की जाती है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कब? निर्वाचन से पहले। अगर इस वोटर लिस्ट में नाम होगा तो आप इलेक्शन में वोट कर पाएंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जैसे आपके यहां पर दो तरह की पार्टी होती हैं। एक होती है आपकी नेशनल पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, और दूसरी होती हैं आपकी, लिखिएगा, रीजनल पार्टी, यानी कि क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल। ये दो तरह की पार्टी होती हैं। तो कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगी, या कौन सी नेशनल पार्टी होगी? आशुतोष कुमार जी, आधार कार्ड भी आपको कब, आधार कार्ड से वोट हो जाता है, लेकिन वोट कब दे पाओगे आधार कार्ड से? जब आपकी डेट उस पर मेंशन होगी। कार्ड तो है ना आशुतोष कुमार जी? अब ऐसा तो नहीं, आधार कार्ड तो छोटे से बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी बन रहा है आजकल, तो क्या वो छोटा सा बच्चा भी वोट देने चला जाएगा? नहीं, 18 वर्ष जरूरी है। जो आपका उस लिस्ट में नाम आपका मेंशन होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कार्ड के थ्रू हो गया हो। ऐसे तो वन नेशन वन कार्ड की भी, वन नेशन वन कार्ड की भी बात चल रही है ना? तो आप वहां पे, लेकिन आपके आधार कार्ड पे भी आपने नोटिस किया होगा डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आप उसके हिसाब से 18 साल के होने चाहिए। ठीक है जी हाँ, बीजेपी और कांग्रेस नेशनल पार्टीज हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी रीजनल पार्टी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। ये कौन बताता है? निर्वाचन आयोग, यानी कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। यह बहुत सिंपल है। एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। अलॉट किया जाता है, कैसे?
जैसे आपके बीजेपी का जो आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो क्या है, कमल है, लोटस है। कांग्रेस का क्या है, हैंड है। आम आदमी पार्टी का क्या है, झाड़ू है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो आपके इलेक्शन सिंबल्स मिले हुए हैं, जो चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं, वो किसने दिए हैं, वो किसने दिए हैं? तो आप कहेंगे कि मैम इलेक्शन कमीशन ने। कल अगर कोई भी नई पार्टी बनती है तो उसको कौन देगा इलेक्शन सिंबल? आपका निर्वाचन आयोग। तो जो आप देखते हो कि बीजेपी का कमल बना हुआ है, कांग्रेस का हाथ बना हुआ है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन करता है। तो ये करने का काम प्यारे बच्चों आपकी करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, आगे निर्वाचन का संचालन करना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है केवल नगर पालिका और पंचायत को छोड़कर, क्योंकि नगर पालिका और पंचायत को जो इलेक्शंस होते हैं वो करवाता है आपका, वो करवाता है प्यारे बच्चों आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे देखिएगा। चुनाव रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन कब करता है रद्द? तो आप कहोगे जब चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ हो, जब चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ हो, यानी किसी भी तरीके का कोई करप्शन हुआ हो, तो ये उस इलेक्शन को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष इलेक्शन कराना, फेयर इलेक्शन कराना भी इसी का काम है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। फिर आपका आता है आदर्श चुनाव संहिता, इसी को कहते हैं आचार संहिता। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हुए हैं कि आचार संहिता क्या होती है। तो आचार संहिता ध्यान रखिएगा, चुनाव की तारीख, चुनाव की तारीख की घोषणा के दिन से, की घोषणा के दिन से चुनाव के परिणाम तक, चुनाव के परिणाम तक, परिणाम यानी कि रिजल्ट, चुनाव के परिणाम तक राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, दलों, राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू रहती है। इसमें होने वाले चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। क्या नियम कानून होते हैं? जैसे आपको किसी को पैसे देकर वोट नहीं खरीदना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू जी, लेकिन तय तो वही करेगा ना, फाइनल डिसीजन किसका होगा? इलेक्शन कमीशन का। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये कह सकती है कि मुझे अपना चुनाव चिन्ह ये रखना है, लेकिन वो रख सकते हैं या नहीं, इस चीज पे फाइनल डिसीजन कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। कुणाल श्रीवास बेटा, अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पर लगता है, राजनीतिक दलों पर लगता है। और क्यों लगता है? ताकि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो। क्या क्या होता है मैम इसमें?
आपको पैसे नहीं देने हैं, पैसे देकर वोट नहीं खरीदना, शराब देकर वोट नहीं खरीदना, कोई भी ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करनी जिससे मतदाताओं का मत प्रभावित हो। यानी कि पहले लोग सोच रहे थे कि हम आपके कांग्रेस को देंगे, फिर वो बीजेपी को देने लगे, क्योंकि बीजेपी ने क्या कर दिया, एक ऐसी घोषणा कर दी कि लोग लालच में आ गए। किसी भी मतदाता को ये आपका वोटिंग करने के लिए ले जाने के लिए आपके गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज नहीं होगा इलेक्शन बूथ तक ले जाने के लिए, कि आप कहो कि भैया ठीक है तुम मुझे इलेक्शन देना, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाऊंगा सरकारी, उसमें आना नहीं कर सकते आप। तो ये सब अब आप कहोगे मैम ये सब तो होता है, जी हां बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज पर होती है। आदित्य गोगियान लिखा हुआ है, फिर भी आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ध्यान से पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज पे रूल्स रेगुलेशंस लग जाते हैं कि इलेक्शन के समय आप कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि लोग जो हैं किस दिन से, तारीख के दिन से पहले कर सकते हैं। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से पहले, मतलब आचार संहिता के लगने से पहले आप कुछ भी करो, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे मतदाताओं के मत प्रभावित हो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो कानून बनाए जाते हैं। हाँ, दारू बांटी जाती है, जी हां बिल्कुल, सब कुछ होता है, मना होता है लेकिन फिर भी किया जाता है। आगे आ जाइए। आगे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे तो आपका चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ, कि आपके इलेक्शंस की शुरुआत होती कैसे है। बेटा बहुत बातें करते हो आप लोग, अब आप लोग ज्यादा ही कमेंट्स, और ज्यादा पहले की तरह वही हाल है आपका कि समझना नहीं है, सिर्फ कमेंट करना है। क्यों डांट खाने वाले काम करते हो। हाँ बिल्कुल बेटा, प्रधानी के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चलता है करप्शन। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है नीचे की स्लाइड में। अच्छा ये वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको अगली उस पर लिख देती हूं। कानून बनाए जाते हैं, बस इतना लिखा हुआ था। ठीक है, अब तो दिख रहा है, क्लियर है। आगे आ जाइए। अब देखिएगा चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ। चलिए ध्यान से सुनिए। चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। मुझे भी लग रहा है बिना डांट के तुम्हारा खाना हजम नहीं होता, काफी दिन हो गए ना डांट खाए हुए, है ना। फिर मैम आप गुस्सा हो जाती हो, मैम आप गुस्सा मत किया करो, है ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें आजादी मिली हुई है, आपको आजादी नहीं है। आगे देखिए यहां पे ध्यान से, कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन की शुरुआत कैसे होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले प्यारे बच्चे उसके लिए एक अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन इशू होता है। अब ये नोटिफिकेशन कौन इशू करता है। अगर इलेक्शन लोकसभा के होने हैं तो राष्ट्रपति, और अगर इलेक्शन राज्य विधानसभा के होने हैं तो बताना कौन करेगा। अगर इलेक्शन लोकसभा के होने हैं तो अधिसूचना नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। तो आप मुझे बताओ अगर विधानसभा के इलेक्शन होने हैं तो नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा, जल्दी से।
जल्दी से बताइए। मैंने कहा ना भाई कि जो मैंने मना किया वो सारे काम होते हैं। पैसा भी बटता है, शराब भी बिकती है, शराब की सप्लाई भी होती है। कहा जाता है कि उस टाइम चेकिंग चलती है, शराब नहीं आनी चाहिए, लेकिन शराब आती है। सब कुछ होता है। आपको जो मैं पढ़ा रही हूं उससे आपके व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल अलग चीजें हैं। बहुत बढ़िया मैम, राज्यपाल या गवर्नर, शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपका नोटिफिकेशन इशू जारी, मतलब नोटिफिकेशन इशू या अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को। कभी भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता, लेकिन ये किसके कहने पर जारी करते हैं अधिसूचना? इलेक्शन कमीशन के कहने पर। तो देखिएगा, भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना से होता है। यानी ये लोग नोटिफिकेशन इशू करते हैं, लेकिन किसके कहने पर या किसकी सिफारिश पर? तो निर्वाचन आयोग इनके पास जाता है, इनसे कहता है कि भैया हमें इलेक्शन को शुरू करना है, तो आप नोटिफिकेशन इशू कर दो। अगर लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, और अगर राज्य विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो राज्यपाल करेंगे। लेकिन जब आपका ये इलेक्शन कमीशन उनसे रिकमेंड करेगा इस चीज के लिए, उनसे कहेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया बिगिंस विद अ नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजीव जी, आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं, उसमें आरआरबी के द्वारा कराए गए सारे प्रश्नों का संग्रह है। आ जाइए आगे। अब आपका यहां पे क्या क्या लिखना है मैं बता देती हूं। एक बार मैंने आज आपको यहां से पढ़ाया है, ठीक है, ये कल मैं लिखवा चुकी थी, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इस पे स्टार बना हुआ है, लिखना है। इस पे स्टार बना है, लिखना है। इस पर भी स्टार बना रही हूं, इसका मतलब ये भी आपको लिखना है। ये एक छोटी सी लाइन है, लिखनी है। उसके बाद क्या ये लिखना है? जी हां, ये लिखना है। और अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब अपनी स्माइलीज और थम्स अप्स दे दो, ताकि मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकूं, लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त प्यारे बच्चों, जल्दी से। फिर वही क्वेश्चन, बेटा तुम एक क्वेश्चन कितना करते हो? क्लास में भी वही क्वेश्चन, ग्रुप में भी वही क्वेश्चन, सेम तुम्हारे हमेशा वही क्वेश्चन रहते हैं। चलो, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। अब आगे आ जाओ, अब थोड़ी कहानी सुनो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, आप सब कहते हो कि मैम हमारे देश में बहुत करप्शन है, हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, जहां भी जाओ मैम बिना पैसे के काम ही नहीं होता, छोटा सा काम कराने के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार, इसी को कहते हैं करप्शन। अब ये करप्शन केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, विश्व के और भी देश हैं जो इस भ्रष्टाचार, इस करप्शन से बहुत परेशान हैं। और वो परेशान है तो उन्होंने ये सोचा कि भाई कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक देश है स्वीडन, स्वीडन ने सोचा कि सबसे पहले सॉल्यूशन मैं ही निकालता हूं। तो स्वीडन ने कहा कि मैं अपने यहां पर एक ऐसा ऑफिस बनाऊंगा और एक ऐसा व्यक्ति बिठाऊंगा जो इस करप्शन को खत्म करेगा। तो 1809 में स्वीडन ने एक ओम्बुड्समैन नामक व्यक्ति की स्थापना कर दी। भारत बोला अच्छा स्वीडन ने कर लिया, मैं भी करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मेरे यहां भी है, मैं भी करप्शन को जो है खत्म करना चाहता हूं। और वो क्या है? वो क्या है मैम? वो है कि यहां पे करप्शन की
बात चल रही है तो भारत ने सोचा कि जब स्वीडन प्रयास कर रहा है तो मैं भी करता हूं, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ओम्बुड्समैन अंग्रेजी नाम हो जाएगा, मैं लोकपाल कहूंगा। आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने ओम्बुड्समैन नाम नहीं बोलकर उसने कहा कि नहीं, हमें लोकपाल नाम देना चाहिए। और आखिर हमारे यहां पर जो लोकपाल है, ये लोकपाल कार्यालय, लोकपाल ऑफिस आखिर कब बना? सबसे पहले इसके लिए कानून बनाने के लिए, इस बिल को बनाने के लिए कब पहली बार विधेयक आया था? किस किसने ये चीजें कही और कब फाइनली हमारे यहां पर लोकपाल कार्यालय और राज्यों में भारत ने कहा कि मैं केवल सेंटर में नहीं, मैं स्टेट में भी खत्म करूंगा। तो सेंटर में लोकपाल रहेगा और स्टेट में कौन रहेगा? लोकायुक्त रहेगा। उन्होंने फिर पूछा गया भाई कितने लोग रहेंगे? कि एक अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष बोला मैं अकेले कैसे कर लूंगा, करप्शन तो इतना ज्यादा है। कि चलो बताओ कितने? कि 8 सदस्य और होने चाहिए। तो एक लोकपाल और 8 सदस्य होते हैं। राज्यों में एक लोकायुक्त और 8 सदस्य होते हैं। शाबाश शालू, एलएम सिंघवी ने कहा था मैम। तो आपको ध्यान रखना है कि करप्शन, भ्रष्टाचार एक कोढ़ है। कोढ़ समझते हो? एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं होता और व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तो आपके यहां और हमारे यहां, उसके अलावा और भी विश्व के देशों में करप्शन को खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन करप्शन खत्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर अब क्या लिखा है। लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये आपके दोनों होते हैं। लोकपाल कहां होगा? सेंटर में। और लोकायुक्त कहां पर होगा? स्टेट में। ठीक है, आगे सुनिए यहां पर। भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोड है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है वो क्या है? करप्शन। बहुत कोशिश की जा रही है कि इसे खत्म किया जा सके, लेकिन इसे खत्म करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी में हम सोचे कि हाँ करप्शन खत्म कर देंगे, इंडिया करप्शन फ्री हो जाएगा। कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय समय पर अनेक कदम उठाए गए। अलग अलग तरीके से देशों ने प्रयास किए हैं और आपके सभी देशों ने प्रयास किए, लेकिन करप्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ऐसा किसी देश का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्यारे बच्चों, अब आपका प्रश्न होगा कि क्या इसको लिखना है? जी हां, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। यहां तक की बात समझ आई? अब इस करप्शन को खत्म करने के लिए विश्व का पहला देश था स्वीडन। उसने कहा कि मैं एक ओम्बुड्समैन की स्थापना करूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी बताया कि भारत ने कहा मैं ओम्बुड्समैन नहीं कहूंगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी बीच में। तो स्वीडन में 1809 में एक ओम्बुड्समैन कार्यालय की स्थापना हुई। भारत ने कहा कि मैं लोकपाल इसको नाम दूंगा, ओम्बुड्समैन नहीं। क्यों बनाया जा रहा है? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पे फिर आगे क्या बोला गया? क्या मैम ये लिखना है? जी बच्चा, इसको लिखना है आपको। आगे आइए। भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, सिंघवी ने किया था। पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। लिखना इसको भी।
लेकिन पारित नहीं हुआ। और उसके बाद कई बार ये बिल आता रहा, लेकिन फाइनली ये 2013 में जाकर जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे लोगों ने इसके लिए जन आंदोलन किया। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, मैं कोई आंसर नहीं करूंगी बेटा। अब मैंने ये नोटिस किया है कि आप बहुत क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो 1968 में ही पहली बार बिल आ गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ। फिर समय समय पर बिल आते रहे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ओम्बुड्समैन की जगह लोकपाल शब्द का प्रयोग लक्ष्मीमल सिंघवी 1963 में, और 63 के बाद 1968 में क्या आया, इसके लिए लोकसभा में बिल, ताकि ये कानून बने और कानून बनकर ये लागू हो जाए, ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो अब यहां पे ये वाली स्लाइड आपको नोट करनी है। आगे आ जाइए। अब देखना है यहां पर ध्यान से। फिर मैम कब कानून बना? क्योंकि 1968 में आपने क्या किया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो जब पास ही नहीं करेगी तो राज्यसभा नहीं जाएगा। मतलब दोनों सदन पास करेंगे तभी तो कानून बनेगा, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की भी परमिशन चाहिए। ठीक है, अब देखना है यहां पर लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, यानी कि द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। ठीक है, राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर 2013 को और लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया। यानी दिसंबर में इन दोनों हाउस ने इस बिल को पास किया, और पास होने के बाद कहां जाता है बेटा, 2013 में जब इन्होंने पास कर दिया, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया। और प्यारे बच्चे, तत्पश्चात भारत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 1 जनवरी 2014 से यह कानून के रूप में प्रवर्तित हो गया, यानी एग्जीक्यूट हो गया। देखिएगा, देयर आफ्टर इट केम इनटू फोर्सेस एज अ लॉ फ्रॉम 1 जनवरी 2014 आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो अब मैं यहां तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, पहले एक बार मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, फिर बताऊंगी कि इस बिल का क्या प्रभाव हुआ। बेटा पहला क्वेश्चन है, बताना जरा, ओम्बुड्समैन की स्थापना, ओम्बुड्समैन की स्थापना कब और कहां, दोनों बताना है। स्थापना कब भी बताना है और कहां भी। लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब? लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब? किसने और कब? पहला लोकपाल बिल, पहला लोकपाल बिल कब पेश, कब और कहां पेश, कब और कहां पेश? आई थिंक आप लोग आंसर कर रहे होंगे। पहला 1809 स्वीडन। शाबाश। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो चीजें आपके दिमाग में हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1809 स्वीडन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैम, 1963 लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, और कौन थे ये? लोकसभा सदस्य थे।
कौन थे? लोकसभा सदस्य, यानी एमपी थे लोकसभा में। और तीसरा क्वेश्चन, पहला बिल कब आया था और कहां? और एक और क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल राज्यसभा से कब पारित हुआ? राज्यसभा से कब पारित, उसके बाद आपका लोकसभा से कब पारित, और आपको बताना है कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर कब हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ। ये बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है लगातार कि मैम 1968 लोकसभा इसका आंसर। शाबाश, आगे आ जाइए। आगे कब पारित हुआ राज्यसभा से, कब पारित हुआ लोकसभा से, बताइए जल्दी से। 17 और 18 दिसंबर। शाबाश, 17 दिसंबर 2013 और 18 दिसंबर 2013। सिग्नेचर किसने किया? सिग्नेचर कब हुआ इस पे? बहुत बढ़िया, 17 जनवरी कह रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। और जरा जरा आंखें खोलकर देखना कि मैंने कहां बताया 17, मैंने तो 1 जनवरी बताया है। मैंने 1 जनवरी बताया है, इसका मतलब फोकस नहीं है क्लास में। जिसने सही किया है उसका सही है। 1 जनवरी 2014। प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था? प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था? प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था? बताइए, प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था? प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था? जल्दी बताओ, प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था? हाँ बेटा, पॉलिटी की कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी लेकिन क्लास खत्म होने के बाद। बहुत बढ़िया, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा। शाबाश, आगे आ जाइए। अब ये बिल बन गया। बिल बनने के बाद क्या हुआ, अब यहां पे मैं थोड़ा आपको लिखकर पढ़ाऊंगी। देखो, जब ये बिल बना तो प्यारे बच्चों एक बना लोकपाल कार्यालय, यानी कि लोकपाल ऑफिस। और ये बनने के बाद, ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चा, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, फिर आपका बना एक लोकायुक्त कार्यालय। लोकायुक्त कार्यालय यानी कि लोकायुक्त ऑफिस। ये कब? जब ये एग्जीक्यूट हुआ। ये बना राज्य में और ये बना केंद्र में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैंने कहां लिख दिया 2013? अरे बेटा, पास तो 2013 में ही हुआ है। अतुल सिंह जी, कहां दिमाग है? ये देखिए, इन दोनों ने पास 2013 में ही कर दिया था। प्रणब मुखर्जी ने सिग्नेचर 2014 में किया है। ध्यान से, बहुत बढ़िया गोलू रंजन, बिल्कुल सही आपका कमेंट है कि पहले मैम लोकपाल बने हमारे देश के पिनाकी चंद्र घोष। शाबाश गोलू रंजन। आगे देखिएगा, यहां पर आगे मेरी बात सुनेंगे आप लोग ध्यान से। अगर लोकपाल कार्यालय की हम बात करते हैं तो लोकपाल कार्यालय में देखो, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे तो आपके एक तो होते हैं यहां पर लोकपाल, कि एक इसमें लोकपाल होंगे और 8 अन्य सदस्य। 8 अन्य सदस्य यानी 8 अदर मेंबर्स, और एक लोकपाल के साथ में मिलकर एक लोकपाल ऑफिस बनेगा।
और ये लोग मिलकर करप्शन को क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे बात आती है कि ये जो एक लोकपाल है और जो 8 अन्य सदस्य हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका बाद में पढ़ेंगे। तो ये लोगों का यहां पे कौन इनका चयन करता है, कौन इन्हें सेलेक्ट करता है कि भाई यहां पर कौन अध्यक्ष होगा और कौन यहां पे सदस्य। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक चयन समिति बनती है, एक यहां पर आपकी एक सेलेक्ट कमेटी बनती है जो सेलेक्ट करती है कि अध्यक्ष कौन होगा। जैसे तुम्हारे घर में भी एक कमेटी बनती है, कब, जब तुम्हारा विवाह होने वाला होता है, जब तुम्हारी शादी होने वाली होती है, तो उस कमेटी में मम्मी पापा तो रहते ही रहते हैं। उसके अलावा और कौन कौन शामिल होगा कि अगर किसी को लड़की देखने जानी है तो कौन कौन जाएगा, बुआ जाएंगी, फूफा जी जाएंगे, मम्मी जाएंगी, पापा जी जाएंगे, या लड़का देखने जाना है तो कौन कौन जाएगा। तो जिस तरीके से तुम्हारे जीवन साथी को चुनने के लिए एक चयन समिति बनती है, ऐसे ही इनको चुनने के लिए भी क्या बनती है, एक चयन समिति, एक सेलेक्ट कमेटी बनती है, जिसमें कौन होते हैं, पहले व्यक्ति आपके प्रधानमंत्री जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद आपका लोकसभा अध्यक्ष इसमें होता है, लोकसभा अध्यक्ष। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता। उसके अलावा प्यारे बच्चों आगे आ जाना और यहां लिखना, लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसके अलावा फूफा गए तो कैंसिल, अच्छा। ठीक है, चलो ध्यान से, अपनी सेलेक्ट कमेटी तुम खुद बना लेना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए और थोड़ा सा क्लास में तुम बोर ना हो इसके लिए। ठीक है, आगे देखो यहां पर, तो यहां लोकसभा में विपक्ष का नेता और कौन होता है, और होते हैं आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। और कौन होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष व्यक्ति। इन सब से मिलकर बेटा ये सेलेक्ट कमेटी बनती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो 8 सदस्य होते हैं इस समिति को ये भी ध्यान रखना होता है कि 4 सदस्य इसमें कैसे होने चाहिए, 4 मेंबर्स जो हैं न्यायिक पृष्ठभूमि यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि यानी जुडिशियल बैकग्राउंड, जुडिशियल बैकग्राउंड। साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें यह भी ध्यान रखना जाता है कि 4 सदस्य गैर न्यायिक होने चाहिए, गैर न्यायिक यानी कि नॉन जुडिशियल। सेम चीज लोकायुक्त में भी होगी, ये लिखकर बता रही हूं, उसे केवल पढ़कर बताऊंगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ये जो 8 सदस्य हैं, इन 8 सदस्यों में इसके साथ साथ एससी हो, एसटी हो और फीमेल्स भी हो, ये सब यहां पर ध्यान रखना पड़ता है, ये सब यहां पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोलेंगे तो आपसे मेरा एक मतलब आप मुझसे पूछेंगे, इधर लिख रही हूं मैं कि भारत का प्रथम लोकायुक्त कौन था, तो भारत के, ऐसे लिखना, भारत के प्रथम लोकपाल, सॉरी लोकायुक्त नहीं, लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष थे। ये कौन थे मैम, तो आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश इनको बनाया गया था। ठीक है, इनको बनाया गया था।
क्या मैम इसको लिखना है? जी बच्चा, जैसे सेंटर में आपका होता है ऐसे ही प्यारे बच्चों स्टेट में भी होता है। एक मिनट आप लिखिए। अब आप पूछेंगे कि मैम वर्तमान में कौन है? हाँ जी शुभकम जी, आपने बिल्कुल सही आंसर कर रखा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान में लोकपाल कौन है? वर्तमान में लोकपाल ये कौन है मैम? तो आप यहां लिखेंगे अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर इस समय आपके वर्तमान में लोकपाल हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका यहां पर अब बात आती है क्या ये लिखना है? इसको नहीं लिखना, जो लिखना है केवल वही आपके पास जाएगा। अब बात आती है कि हां अब यहां पे सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद बात आती है, आप में से देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। बच्चा बताओ इनका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर बताइए जल्दी से। टेन्योर ये अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको दे सकते हैं? यानी कि रेजिग्नेशन। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाई इनको शपथ कौन दिलाता है? इनकी जो शपथ है प्यारे बच्चों ये दो प्रकार की होती है, बिल्कुल मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर या सीएम की तरह। पहली होती है पद की और दूसरी होती है गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी की। तो आप मुझे बताएंगे प्यारे प्यारे से बच्चों कि इनका कार्यकाल कितना है? क्या किसी को पता है? क्या किसी को? बहुत बढ़िया रिकेश, 5 साल तो होता है लेकिन उम्र भी होती है। चलो आपने 5 इयर्स तो बताया, वेरी गुड। 5 इयर्स या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, आयु जो भी पहले हो। आगे त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये आपका लोकपाल। ठीक है, ये क्या है? आपका लोकपाल। क्लियर हुआ यहां तक? आगे आ जाइए। अब यहां पे आपने क्या करना है कि ये आपको लिखना है। जी हां, ये आपको लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं कि यहां पर अब आपका बहुत अच्छे से आप देखेंगे लोकायुक्त। अब इसको पढ़ना बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि बिल्कुल लोकपाल की तरह है। केवल लोकपाल की जगह क्या आ जाएगा? लोकायुक्त आ जाएगा। देखो, जिस प्रकार केंद्र में लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया है उसी प्रकार राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था का गठन करने की व्यवस्था की गई है। तो लोकायुक्त कहां होता है प्यारे बच्चे? राज्य में। यह बात आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि जिस तरीके से केंद्र में लोकपाल होता है उसी तरीके से आपके राज्यों में लोकायुक्त होता है। अब बात आती है कि आपका ये जो लोकायुक्त है इसकी सबसे पहले स्थापना किस राज्य में हुई थी?
किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना हुई या लोकायुक्त कार्यालय की? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में 1971 में की गई थी। तो महाराष्ट्र वो राज्य था जिसने सबसे पहले अपने यहां पर लोकायुक्त कार्यालय या लोकायुक्त ऑफिस को इस्टेब्लिश्ड किया था। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर किसी राज्य का लोकायुक्त राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। यानी कि या तो जज भी बन सकता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी। सेम आपका आप सेंटर में या तो आपका जज बन सकता है या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। क्या और भी कोई बन सकता है? जी हां, जिसे सेलेक्ट कमेटी सेलेक्ट करेगी कोई भी बन सकता है। तो जिस तरीके से वहां सेलेक्ट कमेटी थी यहां पर भी सेलेक्ट कमेटी है। क्या इसको लिखना है? जी हां। इसमें कौन कौन होता है? इसमें भी एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। देखिएगा जरा यहां पर, मैं इसको आपको लिखकर बता देती हूं। ठीक है, इस लाइन को कोई बात नहीं, स्लाइड को मैं पूरा लिख देती हूं। जैसे यहां पर भी क्या होगा? एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर आपका जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर आपका जज ऑफ हाई कोर्ट। एक अध्यक्ष और यहां पर भी 8 अन्य सदस्य। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि मैम 4 सदस्य, न्यायिक पृष्ठभूमि और 4 सदस्य गैर न्यायिक। और इसमें भी कहा गया है कि आपके एससी, एसटी और फीमेल्स होने चाहिए। इसमें भी कहा गया है कि 8 में आपके एससी, एसटी या फीमेल्स होने चाहिए, महिलाएं। अब बात आती है कि यहां पर क्या बनती है? चयन समिति। और इस चयन समिति में भी कौन कौन होता है? तो पहले वहां पीएम, यहां सीएम, वहां लोकसभा अध्यक्ष, यहां विधानसभा अध्यक्ष, वहां पर लोकसभा में विपक्ष का नेता, यहां विधानसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। वहां पे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके अलावा आपका राज्यपाल द्वारा नामित विशेष व्यक्ति। ये हो गई इसकी सेलेक्ट कमेटी, ये बन गए यहां पर। अब बात आती है कि मैम इनका कार्यकाल यानी टेन्योर, फिर इनका त्यागपत्र और इनकी शपथ। शपथ यहां भी 2 तरह की होगी, 2 प्रकार, पद और गोपनीयता। पद और गोपनीयता। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल को। कार्यकाल 5 वर्ष या
यहां पर भी 70 वर्ष की आयु। सेम होगा। जी हाँ, गोलू रंजन सही कह रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त था। अब आपको इस पीडीएफ में बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, निर्वाचन आयोग में पहली महिला कौन थी, पहले निर्वाचन आयोग तो निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब। तो यहां तक आपको बातें समझ आई? अगर आ गई हैं तो बेटा लास्ट स्माइली दे देंगे और ये पूरी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। जो आपको लिखना है उस पर स्टार बना हुआ आएगा। और जो फैक्ट हैं इस पीडीएफ के अंदर वो तो आपको पढ़ने ही है, वो लिखने नहीं है। कि पहली महिला राष्ट्रपति, ये सब फैक्ट एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं मैंने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी रिकेश जी, आपका मैंने कमेंट देख लिया है और बाकी की चीजें पढ़ेंगे कल मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी यूपीएससी, फिर पढ़ाऊंगी आपको योजना आयोग, फिर पढ़ाऊंगी नीति आयोग, फिर मैं लेके चलूंगी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय प्यारे बच्चों, टेक केयर एंड ठीक है, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।